हाँ मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ मोस्ट क्वेश्चन, यानी कि आपकी परीक्षा में 101% आने वाले क्वेश्चन। मोस्ट क्वेश्चन का मतलब ये नहीं कि मैंने बहुत सारे क्वेश्चन बता दिए 100, 150, 300, 400, फिर तो मोस्ट क्वेश्चन बताने का मतलब क्या रहा। मैं आपको बताऊंगा केवल 5 क्वेश्चन जिनमें से 101% एक क्वेश्चन आपको मिलने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 4 है रासायनिक बल गति की। रासायनिक बल गति का पहला जो क्वेश्चन आएगा वो क्वेश्चन है 3 चीज़ों की परिभाषा आपको पूछी जाएगी। 3 चीज़ें कौन सी है? सबसे पहले सक्रिय द्रव्यमान। क्या होगा बेटा? सक्रिय द्रव्यमान। कोई बताएगा सक्रिय द्रव्यमान क्या होता है? कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं, तुरंत बताएं। सक्रिय द्रव्यमान क्या होता है? कोई भी रिएक्शन होती है बेटा, कोई भी रिएक्शन होती है, उसके अंदर रिएजेंट होता है और रिएजेंट से क्या बनता है? प्रोडक्ट। तो ये जो रिएजेंट होते हैं इनकी जो कंसंट्रेशन होती है, इनकी जो सांद्रता होती है, सांद्रता को कैसे अपन डिनोट करते हैं? जैसे R है रिएजेंट, इसकी सांद्रता को अपन बड़े ब्रैकेट के अंदर दर्शाते हैं। तो ये जो बड़ा ब्रैकेट है, इनकी जो कंसंट्रेशन है, उसी को अपन क्या बोलते हैं? सक्रिय द्रव्यमान बोलते हैं। अच्छा, उत्पाद को कैसे दर्शाएंगे अपन? उत्पाद को यदि अपन बड़े ब्रैकेट के अंदर दर्शाते हैं तो उसको क्या बोलेंगे अपन? सक्रिय द्रव्यमान। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकार को उत्पादों की सांद्रता को ही अपन क्या बोलते हैं? उसका सक्रिय द्रव्यमान बोलते हैं। इसको अपन क्या कह सकते हैं? मोलरता भी कह सकते हैं। दूसरा जो क्वेश्चन आएगा आपको वो आएगा किसी अभिक्रिया की दर को परिभाषित कीजिए। तो अभिक्रिया की दर क्या होती है? अभिक्रिया की दर, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। 2010, 11, 16 और 19 के अंदर आया हुआ है और ये हर साल रिपीट होता है। अभिक्रिया की दर क्या होती है? तो बेटा कोई रिएक्शन होगी, उसमें क्या होता है? सबसे पहले रिएजेंट किस में चेंज होता है? प्रोडक्ट के अंदर चेंज होगा। तो रिएजेंट एक समय में बहुत ज़्यादा है, रिएजेंट एक रिएक्शन कर रहा है और वो धीरे धीरे क्या बना रहा है? प्रोडक्ट बना रहा है। तो इसके अंदर 2 चीज़ें हैं। एक समय में जो अभिकारक होगा, अभिकारक जो होगा उसकी सांद्रता में कमी आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि उससे क्या बन रहा है? उत्पाद बन रहा है। क्या बन रहा है बेटा? उत्पाद बन रहा है। जैसे कोई अपन एग्जाम्पल लेते हैं, A + B मिलकर क्या बनाते हैं? C + D बनाते हैं। ठीक है, तो अपन को इनके रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में पता करना है कि इनके रेट ऑफ रिएक्शन क्या है। तो रेट ऑफ रिएक्शन को क्या बोलेंगे कि एक समय अंतराल में अभिकारकों की सांद्रता में कमी, एक निश्चित समय अंतराल में अभिकारक की सांद्रता में कमी को अपन क्या बोलेंगे? उस अभिक्रिया की दर बोलते हैं। यानी अभिकारकों की सांद्रता में क्या हो रही है? कमी हो रही है। इसलिए इसको कैसे दर्शाएंगे? जैसे ये है अभिकारक, अभिकारक क्या है? A है, तो इसकी रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी? R - डेल A/ΔT। ये हो गई अभिकारक की सांद्रता में कमी एक फिक्स समय अंतराल के अंदर। ऐसे B को कैसे दर्शाएंगे? B क्या है? एक रिएजेंट है, तो B को भी ऐसे दर्शाएंगे अपन R डेल B/ΔT। किस में आएगा बेटा? रिएजेंट माइनस में आएगा, क्योंकि रिएजेंट अभिकारक की सांद्रता में क्या हो रही है? कमी हो रही है। अभी अपन बात करते हैं उत्पाद की। तो यहाँ पर उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि होगी। उत्पाद की सांद्रता में क्या होगी बेटा? वृद्धि होगी। तो इसको डेफिनेशन कैसे होगी? एक निश्चित समय अंतराल में उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि को उसकी रासायनिक विक्रिया क्या बोलते हैं? दर बोलते हैं। तो कैसे लिखेंगे इसको? R ΔC/ΔT। ये किसमें है? पॉजिटिव के अंदर है। इसी प्रकार R
ये क्या आ जाएगा बेटा डेल्टा टी, ये डी कैसे लिखेंगे अपन, आर इज इक्वल टू डेल्टा डी अपॉन डेल टी। ठीक है बच्चों, अब मैं अगला क्वेश्चन, तो बच्चों मैं आपके लिए यार थोड़ी मेहनत कर रहा हूँ, मैंने आपको 2 क्वेश्चन बता दिए, सक्रिय द्रव्यमान क्या होता है और दूसरा बताया किसी अभिक्रिया दर क्या होती है, तो लाइक तो बनता है यार, लाइक कर दो। अब देखो तीसरा क्वेश्चन बता रहा हूँ, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और ये आएगा ही आएगा, द्रव्यानुपातिक क्रिया का नियम क्या होता है। तो देखो बेटा द्रव्यानुपातिक क्रिया का नियम एक सिंपल सा है, अपन ने जो समझा सक्रिय द्रव्यमान क्या होता है। सक्रिय द्रव्यमान क्या होता है, अभिकारकों की जो सांद्रता होती है वही सक्रिय द्रव्यमान होता है उसका। तो जो अभिकारकों की सांद्रता होती है इनका जो मल्टीप्लाई होता है, गुणनफल होता है, वो किसी अभिक्रिया की दर के बराबर होता है। यानी द्रव्यानुपातिक क्रिया का नियम क्या होता है, मैं समझा रहा हूं, ध्यान से सुनना। किसी अभिक्रिया की दर अभिकारकों की सांद्रताओं के गुणनफल के बराबर होती है ना। कैसे लिखो, लिखो देखो इसको, अभिक्रिया की दर R इज इक्वल टू, यह अभिकारक है दोनों, इज इक्वल टू या फिर प्रोपोर्शनल एक की सांद्रता और बी की सांद्रताओं का गुणनफल। अब इसको प्रोपोर्शनल चिन्ह है, इसको हटाएंगे तो क्या लिखेंगे अपन, R इज इक्वल टू के एक की सांद्रता और बी की सांद्रता। हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों ये जो है यही है द्रव्यानुपातिक क्रिया का नियम। दोबारा डेफिनेशन बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। किसी अभिकारक की सांद्रताओं के गुणनफल का योग अभिक्रिया की दर के बराबर होता है। आ गया समझ में, चलो लिख लो फटाफट और लाइक कर दो। हो गए, अब चौथा क्वेश्चन बता रहा हूं, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। अणुसंख्यता क्या है उदाहरण से ही समझो। अणुसंख्यता क्या है उदाहरण से ही समझो। अणुसंख्यता बेटा डेफिनेशन बता रहा हूं मैं, ध्यान से सुनना। डेफिनेशन यह है कि किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं की संख्या को अपन क्या बोलते हैं बेटा, अणु संख्यता बोलते हैं। जैसे कोई रिएक्शन है A प्लस बी, क्या बना रही है बेटा, C प्लस डी, तो इसमें कितने अणु भाग ले रहे हैं, A और B 2, तो इसकी अणु संख्यता कितनी होगी, 2 होगी। समझ रहे हो, अणु संख्यता क्या होती है, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं की संख्या, यानी जो अणु भाग ले रहे हैं वो आपस में टकराकर आपस में रिएक्शन करके रासायनिक अभिक्रिया में परिवर्तन करते हैं, चेंजेस कर देते हैं। जैसे मैं एक रिएक्शन लिख रहा हूं बेटा, रिएक्शन है N2 प्लस 3H2, क्या बनाएगा मेरे बेटे हो, क्या बनाएगा 3 बेटा नहीं, देखो क्या बनाएगा 2NH3, तो इसकी अणु संख्यता कितनी होगी, बताओ मेरे को, इसकी अणु संख्यता कितनी होगी। N2 का एक मॉलिक्यूल भाग ले रहा है, एक, अच्छा H2 के कितने मॉलिक्यूल भाग ले रहे हैं, 3, तो 1 प्लस 3 कितनी हो जाएगी इसकी अणु संख्यता बेटा, 4। समझ में आ गई अणु संख्यता क्या होती है, कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं की संख्या को अणु संख्यता कहते हैं। और ये दोनों आपस में टकराकर आपस में रिएक्शन करके क्या कर देते हैं, रासायनिक अभिक्रिया में परिवर्तन कर देते हैं। तो ये भी क्वेश्चन क्लियर है। अब चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन ले रहा हूं मैं, वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि मैं यार बहुत सारे क्वेश्चन नहीं लेके आया, मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही लेके आया हूं। ये 5-7 क्वेश्चन देने वाला हूं, यही आएंगे आपके एग्जाम में। पूरा चैप्टर क्लियर है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये एक सीरीज है जिसके अंदर हर एक चैप्टर का आपको टोटल मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेगा, हर एक चैप्टर का। तो लगे रहिए। देखो बेटा क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है, किसी अभिक्रिया की कोटि को परिभाषित कीजिए। अब अपन समझेंगे कोटि, क्या समझेंगे बेटा, कोटि क्या होती है, कोटि ऑर्डर।
अब एक रिएक्शन लिख रहा हूँ मैं, रिएक्शन लिख रहा हूँ A + B, अच्छा C + D, एक एक लिख रहा हूँ A + B, ये सिंपल रहेगा आपके समझने के लिए, है ना। अब जो द्रव्यानुपातिक क्रिया का नियम क्या होता है वो मैंने आपको बताया, वो यहाँ पर अप्लाई होगा। कोटि को परिभाषित करने के लिए अपन क्या बोलेंगे, द्रव्यानुपातिक क्रिया के नियम से हम जानते हैं किसी अभिक्रिया की दर जो होती है वो क्या होती है, ये जो अभिकारक होते हैं इनकी सांद्रताओं का योग होती है। ठीक है, यहाँ तक अपन ने पढ़ा किसी अभिक्रिया की दर अभिकारकों की सांद्रताओं के गुणनफल के बराबर होती है। अब यहाँ पर जो अभिकारक है इनकी घातें भी होगी, घात होगी, इनकी पावर भी होगी, तो इनका जो पावर होगा उसका जो एडिशन है, पावर का जो योग है उसी को बोलते हैं बेटा कोटि। जैसे एक मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे 2a + b क्या बनाते हैं C + D, तो यहाँ पर इसकी कोटि क्या होगी, तो ये A के पास में कितने मॉलिक्यूल है 2, तो ये क्या आ जाएगा ऊपर 2, इसके पास कितने 1, तो इसकी कोटि कितनी हो जाएगी मेरे बच्चों 2, इसकी घातों का योग होगा, इसकी घातों का योग यानी ऑर्डर = 2 + 1, इसकी कोटि हो जाएगी रिएक्शन की 3। समझ रहे हो। अभी मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था, एक एग्जाम्पल है N2 + 3H2 क्या बनाते हैं मेरे बच्चों, क्या बनाते हैं, क्या बनाते हैं 2NH3। तो इसकी मुझे कोटि बताओ, कमेंट में जल्दी से मुझे कोटि बता दो इसकी कोटि। देखो इसकी क्या होगी, अपन इसका द्रव्यानुपातिक क्रिया के अकॉर्डिंग लिखते हैं। R क्या होता है, R क्या होता है, R = KN2, क्या लिखेंगे बेटा N2, और ये इधर क्या लिखेंगे H2 के कितने मॉलिक्यूल है 3, तो घात में कितना आ जाएगा 3, N2 का एक मॉलिक्यूल है तो 1। अच्छा कोटि कितनी होगी इसकी, कोटि = 1 + 3 कितनी हो जाएगी 4, निकाल लोगे मेरे प्यारे बच्चों कोटि समझ में आ गई। द्रव्यानुपातिक क्रिया के नियम से अभिकारकों की सांद्रताओं का गुणनफल जो होता है उनकी घातों का जो योग होता है उसी को अपन बोलते हैं कोटि। बेटा लास्ट क्वेश्चन है, दो आपके चैप्टर में दो चीजें हैं, एक तो शून्य कोटि अभिक्रिया का वो समीकरण है उसका K का मान निकालना है, दूसरा पृष्ठ कोटि अभिक्रिया का, तो दोनों में से एक क्वेश्चन आ जाएगा। तो मैंने यहाँ पे लिया है शून्य कोटि अभिक्रिया को समझाओ, आपको समझाना है पूरा न्यूमेरिकल करके। तो कैसे समझाएंगे, देखो शून्य कोटि अभिक्रिया क्या होती है, शून्य कोटि से ही समझाओ, कोटि यानी घात कितनी होगी 0 होगी, तो किसी रासायनिक अभिक्रिया की घातों का जो योग होता है उसकी कोटि यदि 0 होती है तो उसको शून्य कोटि बोलते हैं अपन। जैसे कोई ए क्या है रिएजेंट है और ये क्या बना रहा है P प्रोडक्ट बना रहा है, P क्या बना रहा है बेटा प्रोडक्ट बना रहा है, T = 0 समय में, 0 समय में रिएजेंट है इसकी मात्रा है स्मॉल a, तो प्रोडक्ट थोड़ी बन जाएगा 0 समय में, प्रोडक्ट कितना होगा बेटा 0। अब T समय पश्चात यदि प्रोडक्ट X बनता है, यदि प्रोडक्ट क्या बनता है मेरे बच्चों X, तो रिएजेंट क्या हो जाएगा A - X, प्रोडक्ट X बन गया तो रिएजेंट क्या हो जाएगा A - X। अब अपन डेफिनेशन बोलते हैं रेट ऑफ रिएक्शन की, अकॉर्डिंग टू लो एक्शन मास, द्रव्यानुपातिक क्रिया के नियम से क्या होता है मेरे बच्चों, R = किसी अभिक्रिया की दर किसके समानुपाती होती है, अभिकारकों की सांद्रताओं के योग के बराबर होती है। इसमें अभिकारकों की सांद्रता क्या है A - X, क्या है मेरे बच्चों A - X। अच्छा घात कितनी है, शून्य कोटि रिएक्शन है तो घात क्या होगी मेरे बच्चों 0, घात क्या होगी 0। तो आपने पढ़ा होगा मैथमेटिक्स के अंदर कि किसी भी
किसी भी कंसंट्रेशन या किसी भी चीज़ की पावर यदि 0 होती है तो उसका मान 1 होता है। क्या होता है मेरे बच्चों? 1 होता है। तो यदि a माइनस x की पावर 1 हो तो इसका मान क्या हो जाएगा? 1। क्या हो जाएगा? 1। तो r किसके इक्वल आ जाएगा? r किसके इक्वल आ जाएगा? k के इक्वल आ जाएगा। r इज इक्वल टू k। इसको इक्वेशन नाम दे देते हैं 1। r इज इक्वल टू k, इक्वेशन नाम दे देते हैं 1। अब आगे करते हैं। आगे मैंने आपको बताया कि जो द्रव्य अनुपातिक क्रिया के नियम से तो यह आ गया। दूसरा है अभिक्रिया की दर की डेफिनेशन क्या होती है? अभिक्रिया की दर की डेफिनेशन क्या होती है? आर किसी अभिक्रिया की दर अभिकारक की सांद्रता में कमी एक फिक्स समय अंतराल में, तो क्या आ जाएगा? और उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि। तो यहाँ पे उत्पाद क्या x है, इसकी सांद्रता में वृद्धि एक फिक्स समय अंतराल में यानी डेल्टा टी। आर किसके इक्वल आ गया? dx अपॉन dt के इक्वल आ गया। आर यहाँ पे किसके इक्वल है? इसको इक्वेशन नाम दे देते हैं 2। इक्वेशन 1 और 2 से आर किसके बराबर आ गया मेरे बच्चों? आर आ गया k के बराबर। k किसके बराबर आ गया? dx अपॉन dt के। तो अपन समीकरण 1 और 2 से क्या लिख सकते हैं? समीकरण 1 व 2 से क्या लिख सकते हैं? आर के बराबर है। k किसके बराबर है? dx अपॉन dt के बराबर है। dt को k के पास लेके आ जाओ तो क्या आ जाएगा? dx इज इक्वल टू k dt। इसका समाकलन कर दो। क्या करेंगे? समाकलन करने पर क्या आ जाएगा बच्चों? समाकलन करने पर क्या आ जाएगा? इसका समाकलन करते हैं। dx का समाकलन k dt का समाकलन, तो क्या आ जाएगा? dx का आ जाएगा x और dt का आ जाएगा t, प्लस में क्या लग जाएगा? c। इक्वेशन नाम दे देते हैं इसको 3। इक्वेशन नाम देते थे 3। अब देखो यहाँ पर c क्या है? c की अपन वैल्यू निकालते हैं। और c की वैल्यू कैसे निकालेंगे? यदि t का मान अपन 0 रखते हैं, t का मान यानी प्रारंभिक समय के लिए। किसके लिए बेटा? प्रारंभिक समय के लिए। प्रारंभिक समय में क्या होगा? प्रारंभिक समय में t इज इक्वल टू 0। t किसके बराबर होता है? 0 के बराबर। तब उत्पाद नहीं बनता है तो अक्ष किसके बराबर होता है? वो भी 0 के बराबर होता है। तो यहाँ पर अक्ष क्या आएगा बेटा? अक्ष भी 0 आएगा। अक्ष 0 क्या आएगा? t बराबर 0 समय में कोई उत्पाद नहीं बन रहा है। इन दोनों का अक्ष और t का मान रखो इक्वेशन नंबर 3 में। x व t का मान समीकरण 3 में रखने पर x एवं t का मान समीकरण 3 में रखने पर क्या आ जाएगा? रखने पर के टी यहाँ 0 हो गया, ये 0 हो गया, तो सी किसके बराबर आ जाता है? 0 के बराबर आ जाता है। तो यहाँ से क्या निकल के आएगा बेटा? सी 0 आ गया। तो सी 0 का मान समीकरण 3 में रख देता हूँ तो अक्ष के बराबर आ जाएगा? के टी के बराबर आ जाएगा। और के किसके बराबर आ जाएगा बच्चों? के किसके बराबर आ जाएगा? एक्स अपॉन टी। के का मान अपन ने निकाल लिया है बेटा शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए, 0 ऑर्डर रिएक्शन के लिए। तो दोस्तों आज मैंने आपको मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बताए क्लास 12 चैप्टर 4। उसके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन एक बार रिवाइज कर देता हूँ। सबसे पहले क्वेश्चन था सक्रिय द्रव्यमान क्या होता है। सक्रिय द्रव्यमान की डेफिनेशन अपन ने पढ़ी। सक्रिय द्रव्यमान क्या होता है? फटाफट बताइए मुझे कमेंट बॉक्स में, क्या होता है सक्रिय द्रव्यमान? अरे किसी अभिक्रिया की जो सांद्रता होती है उसको ही अपन सक्रिय द्रव्यमान बोलते हैं। दूसरा क्वेश्चन था किसी अभिक्रिया दर क्या होती है? अभिक्रिया की दर क्या होती है? एक फिक्स समय अंतराल, एक निश्चित समय अंतराल में जो अभिकारक है उनकी सांद्रताओं में कभी तथा उत्पाद की सांद्रताओं में वृद्धि को ही अपन क्या बोलते हैं? अभिक्रिया की दर बोलते हैं। तीसरा अपन ने जो क्वेश्चन लिया था वो क्वेश्चन क्या था? तीसरा क्वेश्चन क्या था? द्रव्यानुपातिक क्रिया का नियम। क्या था? द्रव्यानुपातिक क्रिया का नियम। क्या होता है द्रव्यानुपातिक क्रिया का नियम? अभिकारकों की सांद्रताओं का
गुणनफल किसके बराबर होता है? किसी अभिक्रिया की दर के बराबर होता है। अभिकारकों की सांद्रता का गुणनफल किसके बराबर होता है? किसी अभिक्रिया की दर के बराबर होता है। 3 क्वेश्चन हो गए। फोर्थ क्वेश्चन था अपना, किसी अभिक्रिया की अणुसंख्यता क्या होती है? उदाहरण से ही समझाओ। अणुसंख्यता क्या होती है? किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणु की संख्या को क्या बोलते हैं? अभिक्रिया की अणुसंख्यता बोलते हैं। वो जो दो रिएजेंट रिएक्शन कर रहे हैं तो वो क्या कर देंगे? उस अभिक्रिया में परिवर्तन कर देंगे। इसके अगला क्वेश्चन था अपना, किसी अभिक्रिया की कोटि को परिभाषित कीजिए, कोटि को समझाइए। द्रव्यानुपाती क्रिया के नियम से क्या होता है? अभिकारकों की सांद्रताओं का जो गुणनफल होता है उनकी घातों का जो योग होता है वही कोटि होता है। इसके बाद में अपन ने देखा शून्य कोटि अभिक्रिया को उदाहरण सहित पूरा समझाओ तो ये कैलकुलेशन आपको समझानी है, के का मान यहाँ निकालना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको होप समझ में आया होगा।